हाँ हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का। ठीक है, तो कल देखा हमने प्रीवियस लेक्चर में बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन हमने बताई थी आपको कि बायोडाइवर्सिटी किसको हम बोलते हैं, ये टर्म किसने दिया था, इसकी डेफिनेशन किसने बताई थी, इसको पॉपुलराइज किसने किया था इस टर्म को। ठीक है, ये सब हमने बताया था कल। और मैंने कल आपको इसके साथ में ये भी बोला था कि इसके लेवल्स कितने हैं, इसके टाइप्स कितने हैं। जैसे जिसमें हमने पढ़ा था स्पीशी डाइवर्सिटी, हमने पढ़ा था जेनेटिक डाइवर्सिटी, हमने पढ़ा था इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के भी 3 टाइप्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, वो सब हो गया था इस इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज़। नंबर ऑफ स्पीशीज़ एक एस्टिमेशन लगाया गया है, एक डेटा दिया गया है आपके एनसीईआरटी के अंदर कि स्पीशीज़ का नंबर कितना है। ठीक है, तो ये जो नंबर हमें देखना है, ये नंबर हमें देखना है इंडिया में एज वेल एज इन द वर्ल्ड। ये हम देखेंगे वर्ल्ड के अंदर, पूरे अर्थ। ठीक है, इन आवर इंडिया एंड इंडिया के अंदर। चलो पहले हम देखेंगे वर्ल्ड के डेटा को। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज इन वर्ल्ड। पहले हम वर्ल्ड की बात करेंगे। देखो, डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट रिसर्चर्स आए थे, डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट टेक्सोनॉमिस्ट्स, डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे। उन साइंटिस्ट्स ने क्या किया, अपने अपने रिसर्च पे, अपने अपने हाइपोथेसिस के बेस पे इन्होंने एक डेटा जनरेट किया है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्पीशीज़ का। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास करंट डेटा है दैट इज वो है IUCN का, दैट इज फ्रॉम IUCN। IUCN सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए IUCN की फुल फॉर्म क्या है। मे भी ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। IUCN मीन्स हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। सिर्फ नेचर के लिए नहीं बल्कि नेचुरल रिसोर्स के लिए भी, नेचुरल रिसोर्सेज। ये सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये डेटा दिया था इन्होंने 2004 में, 2004 में भी अभी शायद रिसेंट आया है, लेकिन हमारे पास जो है वो है 2004 का। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा इन्होंने बोला कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्कवर्ड हो चुके हैं टिल डेट, टिल 2004 जो नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्कवर हुआ है दैट इज 1.5 मिलियन। ठीक है, और इसे यहां पे टर्म यूज किया है स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। स्लाइटली मोर मीन्स क्या हुआ, 1.5 अगर हम देखेंगे इट इज 15 लाख, इसका मतलब हुआ 15 लाख। तो स्लाइटली मोर देन 1.5 मीन्स हुआ, ये कंसिडर किया जाता है। इससे पहले भी मैंने लेक्चर में आपको बार बार बोला था कि मोर देन 1.5 मीन्स हुआ 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी कि 17 लाख to 18 लाख, इसके बीच में ये डेटा बताया गया है। लेकिन नटशल में इसने बोला है दिस 1.5 मिलियन। अगर किसी को 1.5 मिलियन समझ में नहीं आता है तो उसके लिए 15 लाख स्पीशीज जो है ये टिल डेट 2004 तक डिस्कवर हो चुकी थी। ये डेटा है अकॉर्डिंग टू द IUCN। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे रिसर्चर्स आए, डिफरेंट रिसर्च आए थे इसके बाद, तो उन्होंने अपने हाइपोथेसिस डेटा दिए। ठीक है, कुछ रिसर्च आए थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये नंबर जो है 20 लाख to 15 लाख है। ठीक है, सम हाइपोथेटिक आइडिया, सम हाइपोथेसिस आइडियाज, कुछ ने ऐसे ही बोला, जैसे कि बोली नहीं देते किसी को, बोली जैसे बोली थी यहाँ पे उस टाइम। तो इन्होंने बोला कि ये जो नंबर है दिस इज
20 लाख टू 50 लाख स्पीशीज डिस्कवर हो चुके हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं था इनके पास, इसलिए ये हाइपोथेसिस जो है ये रिजेक्ट किया गया। ठीक है, सिर्फ एक्सेप्टेबल अभी हमारे पास है IUCN का। ठीक है, तो इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए थे, जैसे कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट मेयर। ठीक है, रॉबर्ट मे ने क्या बोला? रॉबर्ट मे ने भी एक एस्टिमेट दिया था। ये एक एस्टिमेट दिया इसने, एस्टिमेट मीन्स यानी कि पर्टिकुलर नंबर नहीं बताया इसने कि इतना है, इसने एक एस्टिमेशन दिया कि ये हो सकता है इस रेंज में। अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्पीशीज 7 मिलियन, और इसका एक्सेप्ट किया गया है कि इतना जो है ये नंबर हो सकता है प्रेजेंट अभी, लेकिन अभी जितने स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं, हमारे पास जितना डेटा मौजूद है दैट इज 1.5 मिलियन। ये प्रूव किया किसने? IUCN ने। ये इसके डेटा पे इसने बताया था। ठीक है, यानी कि जो 7 मिलियन है, इस 7 मिलियन में से अभी सिर्फ हमारे पास ओनली जो है दैट इज 22% डिस्कवर येट। हमारे पास अभी जो स्पीशी 1.5 मिलियन है वो सिर्फ 22% है। किसका? इस 7 मिलियन का। ठीक है, तो ये 22% कितना बनता है इसका? ये बनता है इसका 1.5 मिलियन, दैट इज 15 लाख। ये याद रखना। ओके, तो इसके बाद कहा जाता है कि जो स्पीशी की डाइवर्सिटी है वो ज्यादा है in the tropical areas rather than that of the temperate areas। देखो, ये temperate areas क्या होते हैं, tropical areas क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे इसके बाद। जो मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा latitudinal area, यानी कि जिसको हम बोलते हैं gradients ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ये उसमें ये क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन अभी के लिए याद रखो आप, जो मैं आपको समझाऊंगा पहले टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ग्लोब। ये ग्लोब है, हमारा जो अर्थ है उसका ये एक मैप है। ये इसके सेंटर में एक लाइन जा रही है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये लाइन से कुछ डिस्टेंस इसने दिया है ऊपर और कुछ नीचे। ये हमारे पास पोल्स है यहाँ पे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसे ही हम इस ट्रॉपिकल एरिया, जिस ये जो कैंसर है, इक्वेटर है, इस इक्वेटर से जितना हम दूर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है। चाहे आप साउथ पोल की तरफ जाओ, चाहे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाओ। ठीक है, तो जो एरियाज यहां पे आते हैं, जो एरियाज इसके अंदर आते हैं, ये वाले एरियाज, इनको हम नाम देते हैं ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, सो दीज आर द ट्रॉपिकल एरियाज। वाइल एज ये वाले एरियाज जो है विच आर फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जो इस इक्वेटर से दूर है, इनको हम बोलते हैं टेम्परेट एरियाज। इनको हम बोलते हैं टेम्परेट एरियाज, ये याद रखना। इसके बाद मैं आगे जाके अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन ये इक्वेटर है, इक्वेटर जो है यहाँ पे सनलाइट ज्यादा होती है इस एरियाज में। ठीक है, जब सनलाइट ज्यादा होगी तो यहाँ पे प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि उनको ज्यादा ड्यूरेशन मिलेगी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो जब यहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा होगी दैट मीन्स ट्रॉपिकल एरियाज में स्पीशीज भी ज्यादा होंगे। वो कैसे होंगे मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी के लिए याद रखो, जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में वेजिटेशन ज्यादा होगी, दैट इज अ मोर डाइवर्स स्पीशीज, मोर स्पीशी डाइवर्सिटी rather than the temperate areas। तो temperate areas आप याद रखो, these are the colder areas, these are the colder areas। यहाँ पे जो स्पीशीज का जो नंबर है वो मोस्टली लो होता है देन दैट ऑफ द ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, वेजिटेशन ज्यादा होती हैं, प्लांट्स ज्यादा होती हैं, इसलिए यहाँ पे हर एक स्पीशी को हैबिटेट अच्छे से मिलता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, और स्पीशी का नंबर बढ़ जाता है। तो आपकी एनसीईआरटी कहती है यहाँ पे कि
ट्रॉपिकल एरियाज में स्पीशीज ज्यादा हैं लेकिन डिस्कवर कम हो चुके हैं एज कंपेयर टू द टेम्परेट एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा ये पॉइंट। देखो, ये एक एरिया है, यहां पे अगर फॉर एग्जाम्पल 200 स्पीशीज हैं, टोटल स्पीशीज 200 प्रेजेंट है यहां पे, और यहां पे जो है इस एरिया में 100 स्पीशीज हैं। ये एस्टिमेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट। ट्रॉपिकल एरियाज में 200 स्पीशीज, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, दिस इज जस्ट एग्जांपल। 200 स्पीशीज यहां पे है और 100 स्पीशीज यहां पे है। ज्यादा कहां पे है? ट्रॉपिकल एरियाज में। तो लेकिन यहां पे इसका 70% डिस्कवर हो चुका है, 70%, और इसका भी 70% डिस्कवर हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर हम 70% लेंगे, ठीक है, पहले 100 का 70% ले लो, दैट इज 70 स्पीशीज यहां पे प्रेजेंट है, मतलब ऑलरेडी डिस्कवर्ड है। दीज आर द डिस्कवर्ड स्पीशीज, दीज आर द डिस्कवर्ड स्पीशीज इन द टेम्परेट एरिया। अगर हम यहां पे बात करेंगे, इसका 70% कितना हुआ? अगर 100 में से 70% 70 था, तो 200 में 70 कितना हुआ? 35, है ना? 35 स्पीशीज डिस्कवर्ड स्पीशीज टिल नाउ। ये जो 1.5 मिलियन जो डेटा हमारे पास है डिस्कवर्ड स्पीशीज, इनमें से ओनली ट्रॉपिकल एरियाज जो है उसमें नंबर ज्यादा है लेकिन डिस्कवर्ड अभी कम हो चुके हैं, लेकिन टेम्परेट एरियाज में नंबर कम है लेकिन अभी तक ज्यादा डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, यहां पे समझ आ गया आपको? तो हम बोल सकते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में अभी मोर स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर इन ट्रॉपिकल एरियाज। ये आपकी एनसीईआरटी पॉइंट लिखती है, मोर स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर इन ट्रॉपिकल एरियाज। दैट मीन्स ट्रॉपिकल एरियाज में अभी स्पीशीज और डिस्कवर करना ज्यादा है। दैट मीन्स यहां पे स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं कम एज कंपेयर टू टेम्परेट एरियाज। तो मैं लिखूंगा एनसीईआरटी का पॉइंट, एनसीईआरटी लिखती है पॉइंट यहां पे, मोर स्पीशीज आर yet to be discovered in tropical areas rather than the temperate areas। टेम्परेट एरियाज में ज्यादा डिस्कवर हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन वहां पे डाइवर्सिटी कम है। अगर हम बात करेंगे ट्रॉपिकल की, ट्रॉपिकल में डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो इसलिए यहां पे स्पीशीज सारे अभी डिस्कवर नहीं हो चुके हैं। समझ आ गया बेटा आपको? क्या बोला मैंने? पहला पॉइंट IUCN के बारे में, IUCN ने डेटा दिया था, तो कुछ हाइपोथेसिस आते हैं 20 to 50 लाख बताते हैं वो, लेकिन इनमें कोई प्रूफ नहीं है, ये ज़्यादातर आगे नहीं चले इनकी हाइपोथेसिस। इसके बाद रॉबर्ट मे आया। रॉबर्ट मे ने एक एस्टिमेट किया, एक हाइपोथेसिस दिया कि इतना हो सकता है, ये डिस्कवर्ड नहीं है, यानी कि ये एस्टिमेशन है। इसका मतलब है कि अभी बहुत सारे स्पीशीज हमारे पास ऐसे हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हो चुके हैं। तो याद रखना 22% डिस्कवर येट, किसका? टोटल का। टोटल 7 मिलियन से दिया था, इसका सिर्फ 15 लाख है, दैट इज 22% इसका। तो इसके बाद मैंने आपको बोला, कुछ साइंटिस्ट उन्होंने बोला कि ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी है रादर देन द टेम्परेट एरियाज में, लेकिन टेम्परेट एरियाज में स्पीशी ज्यादा हो चुके हैं फाउंड एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज में अभी भी बहुत सारा स्पीशीज ढूंढना बाकी है, डिस्कवर होना बाकी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम आएंगे स्पीशी नंबर पे जो डेटा दिया है इसने। शाबाश। नो हो गया? ओके। ये जो नंबर है, ये नंबर मैंने सिर्फ आपको बोला है एक्सक्लूडिंग द प्रोकैरियोट्स, याद रखना है। ये सिर्फ यूकैरियोट्स का नंबर दिया है मैंने। प्रोकैरियोट्स अगर यहां पे हम इंक्लूड करेंगे तो फिर नंबर जो है वो बहुत ही ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, ये जो मैंने नंबर आपको बोला वर्ल्ड में 1.5 मिलियन, दिस इज एक्सक्लूडिंग मीन्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स, ये याद रखना।
यानी कि प्रोकैरियोट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस डेटा। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स अगर इसमें इंक्लूड करेंगे फिर तो नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रोकैरियोट्स जो है डेली बेसिस पे बनते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, ठीक है। कितना रिसर्च हो रहा है प्रोकैरियोट्स के अंदर, आप देखो कितने नए नए स्पीशीज बन रहे होंगे इनके, ठीक है। कितना नंबर जो है वो डेथ भी हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे प्रोकैरियोट्स को थोड़ा सा बाहर निकाला गया है ताकि जो बाकी स्पीशीज बचे पहले इनका एस्टिमेशन लगाया गया। अगर हम प्रोग्रेस की बात करेंगे फिर तो पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ स्पीशीज होंगे। इसलिए ये नंबर याद रखना, जो 1.5 एस्टिमेट दिया है दिस इज एक्सक्लूडिंग प्रोकैरियोट्स, यानी कि मैं लिखूंगा प्रोकैरियोट्स आर नॉट इंक्लूडेड, प्रोकैरियोट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस डेटा। इस डेटा के अंदर प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, ये याद रखना पॉइंट, ये आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद जब हम नंबर की बात करते हैं, जब नंबर की बात करते हैं स्पीशीज का, ये कितना है 1.5 मिलियन। इस 1.5 मिलियन का जो नंबर है दैट इज मोर देन 70% ऑफ दिस स्पीशीज आर एनिमल स्पीशीज। ये पॉइंट याद रखना, इस नंबर का मोर देन 70% जो है दे आर एनिमल स्पीशीज। याद रखना, दे आर एनिमल स्पीशीज। ये आपकी एनसीईआरटी लिखती है। और इस 1.5 मिलियन में से, यानी कि अगर हम इसको कंसिडर करेंगे 100% जो अभी तक डिस्कवर हो चुका है, मोर देन 22% जो है दे आर प्लांट स्पीशीज, दे आर प्लांट स्पीशीज। अब बचा कितना? 70 प्लस 22 हो गए 92। अब 8% कौन है, वो कहाँ गए? वो 8% जो है, देखो प्रोकैरियोट्स तो नहीं करने हमें इसमें इंक्लूड, ठीक है। प्लांट्स तो भी आ गए यहाँ पे, लेकिन इसने यहाँ पे प्लांट्स के साथ फंजाई भी इंक्लूड किया। ये जो प्लांट्स हैं इसमें इसने इंक्लूड किया है फंजाई, इसमें इसने इंक्लूड किया है एल्गे, इसमें इसने इंक्लूड किया है एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, सब प्लांट्स जो है इसमें इसने लोअर प्लांट्स एज वेल एज हायर प्लांट्स भी इसने इसमें इंक्लूड किए हैं। फंजे, एल्गी, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइटास, टेरिडोफाइटास वगैरह सब इसने इंक्लूड किए। अब क्या बचा? फंजे तो हम अलग नहीं ले सकते हैं। अब 8% जो था वो 8% इसने नहीं लिखा है, वो 8% है प्रोटिस्टाज। प्रोटिस्टा तो कुछ प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ओके, तो हमने यहां पे सिर्फ बाहर निकाला प्रोकैरियोट्स को। तो इस तरह से ये आपका 1.5 मिलियन अगर हम कंसिडर करेंगे 100%, मोर देन 70% एनिमल स्पीशीज है, 22% है हमारे प्लांट स्पीशीज, और ये जो है 8% प्रोटिस्टाज हैं। नाउ अगर हम बात करेंगे ये 70% एनिमल स्पीशीज का, 70% मोर देन 70% एनिमल स्पीशीज, ये जो मोर देन 70% है, आउट ऑफ दिस सिर्फ एक फाइलम ऐसा है जो 70% अकेले में इसका कंपोजिशन बनाता है, दैट फाइलम इज नोन एज द फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैं लिखूंगा यहां पे मोर देन 70% एनिमल जो है वो बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है इसमें भी बहुत सारे क्लासेस हैं, याद रखना चाहिए आपको। आर्थ्रोपोडा में आता है क्लास इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा में आता है क्लास इंसेक्टा। समझ आ गया आपको? क्लियर? तो इसका जो अकेले में नंबर है आर्थ्रोपोडास का, इंसेक्ट्स का, दैट इज मोर देन 70% एनिमल्स का। बाकी जो बचा वो बाकी सब जो है वर्टिकॉर्डेट्स प्लस नॉन कॉर्डेट्स जितना भी बचा इस आर्थ्रोपोडा को छोड़ के वो बाकी 30% सब इसमें आते हैं, ठीक है। यानी कि आपको एक अंदाजा हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं 10 एनिमल्स लूंगा, ठीक है, ये मेरे पास 10 एनिमल्स हैं, 10 एनिमल्स है मेरे पास इस बास्केट में, 10 में से यहां पे 7 जो है वो इंसेक्ट्स होंगे। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल, जब मैं 10 एनिमल का ग्रुप बनाऊंगा तो हर 10 एनिमल में 7 मुझे इंसेक्ट्स मिलेंगे। तो मैं लिखूंगा यहां पे, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ इन एवरी 10 एनिमल्स जो मेरे पास हर 10 एनिमल का ग्रुप है, देयर आर 7 आर इंसेक्ट्स। 7 इसमें क्या होंगे?
कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स। ये हमें इस डेटा से हमें मालूम पड़ता है कि इंसेक्ट की डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है वर्ल्ड में। इसीलिए फाइलम आर्थ्रोपोडा को दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम कहा जाता है एनिमल किंगडम के अंदर। समझ आ गया आपको? तो अगर क्लास का नाम बोला जाएगा तो क्लास इंसेक्ट है, ये भी आर्थ्रोपोडा के अंदर ही एक क्लास आता है। इसी में सबसे ज़्यादा डाइवर्स इंसेक्ट्स की होती हैं, तो ये बनाता है मोर देन 70%। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? अगर हम 10 एनिमल्स देंगे तो 7 उसमें इंसेक्ट्स होंगे, तो ये हमें डाइवर्सिटी बताता है इसका। अगर हम बात करेंगे प्लांट्स की, तो मोर देन 22% प्लांट्स जो है, मोर देन 22% प्लांट्स जो है, इस प्लांट्स में से इसने नंबर बताया है। जिस तरह एनिमल्स में आर्थ्रोपोडा यानी कि इंसेक्ट का नंबर बहुत ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा था, इसमें यहाँ पे प्लांट्स में इसने बताया फंजे जो है, फंजे का नंबर सबसे ज़्यादा है। फंजे आर मोर डाइवर्स। लेकिन ये फंजे का नंबर बताने के लिए इसने फंजे को कंपेयर किया है कॉर्डेट्स के साथ। तो ये बोलता है कि फंगे जो है, फंगे का नंबर है बहुत बहुत ज़्यादा देन दैट ऑफ द हमारे पाइसिस यानी कि फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। याद रखो फार्म, FARM, फार्म, यानी कि फंजे का नंबर जो है, फंजे की डाइवर्सिटी, अगर इसने इसको एनिमल्स के साथ कंपेयर किया, एनिमल का सिर्फ इसने एक कॉर्डेट वाला ग्रुप लिया जिसमें फिशेस आते हैं, सिर्फ बर्ड्स को छोड़ के फिशेस आते हैं, इसमें एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं एंड मैमल्स आते हैं। इनका नंबर अगर हम ऐड करेंगे तो ये नंबर जो है ये कम पड़ेगा इस फंजे के सामने। तो इसीलिए यहां पे इसने क्या बोला, फंजे जो है दे आर मोर डाइवर्स देन दैट ऑफ द कॉर्डेट ग्रुप ऑफ द एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स का नंबर यहाँ पे कम पड़ता है फंजे के सामने। समझ आएगा आपको? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर हम एस्टिमेट करेंगे फंजे का स्पीशीज तकरीबन कहा जाता है 72,000 स्पीशीज ऑफ फंजे। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फिशेस की स्पीशीज है लगभग 28,000, है ना। अगर हम एम्फीबियंस की बात करेंगे, एम्फीबियंस है शायद 7,000। इसका जो है रेप्टाइल्स का वो है शायद 4,500। अगर मैमल की बात करेंगे 6,000 कुछ तो भी स्पीशीज है। यानी कि ये नंबर अगर हम इनका ऐड करेंगे ये तब भी इसके बराबर नहीं होता है, इतना ज्यादा नंबर है फंजे का। ये इसने रखा है किसके अंदर, प्लांट स्पीशीज के अंदर। समझ में आ गया ये? क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आएंगे पाई चार्ट्स पे, पाई डायग्राम्स पे। हो गया? शाबाश। ये देखो, ये नंबर जो है अब इसने प्लांट्स का अलग अलग बताया है, इनवर्टेब्रेट्स का अलग अलग बनाया है और वर्टेब्रेट्स का अलग अलग दिया है। कैसे हम देखेंगे आपको यहां पे। देखो, जब इसने बात करी है यहां पे प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज की, एनिमल स्पीशीज में इसने बताया है सबसे पहले ये एनिमल स्पीशीज इनवर्टेब्रेट्स हैं। टोटल कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितना है, 1.5 मिलियन। उसमें एनिमल स्पीशीज कितना है, मोर देन 70%। ठीक है, इस मोर देन 70% में से इनवर्टेब्रेट्स हम देखेंगे और वर्टेब्रेट्स की बात करेंगे। हम बात करेंगे इनवर्टेब्रेट्स और वर्टेब्रेट्स की। इसने यहां पे नंबर बताया है इनवर्टेब्रेट्स में जो सबसे ज्यादा नंबर है वो है आर्थ्रोपोडास का, यानी कि इंसेक्ट्स का। मोर नंबर इज फॉर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर मोर इन नंबर देन दैट ऑफ द सेकंड। इसमें फाइलम आता है मोलस्कन्स। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है, नहीं सेकंड नंबर पे नहीं, थर्ड नंबर पे आता है मोलस्कन्स। सेकंड नंबर हम छोड़ेंगे, ऐसे ही खाली रखेंगे। एंड चलो पहले नंबर पे इनवर्टेब्रेट्स, जिनका इनवर्टेब्रेट्स में पहले नंबर पे इंसेक्ट्स जिनका नंबर सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे आते हैं, इसको हम छोड़ देंगे फिलहाल समझाने के लिए। थर्ड नंबर पे इसने रखा है मोलस्का। ठीक है, थर्ड नंबर पे इसने रखा है मोलस्का। फोर्थ पे इसने रखा है क्रस्टेशियंस।
क्रस्टेशियंस भी आर्थ्रोपोडा का ही एक क्लास है जिसमें मोस्टली एक्वाटिक इंसेक्ट्स आते हैं, वो इंसेक्ट जो पानी में रहते हैं, जैसे कि प्राण वगैरह इसमें आते हैं। तो ये जो है फर्स्ट नंबर पे इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडाज है, ये भी आर्थ्रोपोडा का ही क्लास है और ये भी आर्थ्रोपोडा का ही क्लास, लेकिन इसने यहाँ पे क्लास बताया। फर्स्ट में इंसेक्ट्स आते हैं नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मोलस्कन्स और नंबर 3 पे क्रस्टेशियंस। बाकी जितने भी इनवर्टेब्रेट्स बचे, ठीक है, वो सब आते हैं नंबर 2 पे। यानी कि नंबर इतना बड़ा है इंसेक्ट्स का, इन्होंने टॉप मोस्ट पोजीशन ली इनवर्टेब्रेट्स में, ठीक है। बाकी मैं लिखूं यहां पे ऑल अदर इनवर्टेब्रेट्स। ऑल अदर इनवर्टेब्रेट्स मीन्स कर लो स्टार्ट मोलस्कन से, मोलस्कन्स, हाँ सॉरी ये पॉरीफिरन से, पॉरीफिरा, सिलेंट्रेटा इसमें आएंगे, जैसे कि पॉरीफिरा आएगा, सिलेंट्रेटा आएगा, टिनोफोरा आएगा, शाबाश, और प्लेटीहेल्मिंथेस आएंगे, एस्कीहेल्मिंथेस आएंगे, एनालिडास आएंगे। आर्थ्रोपोडा को छोड़ के यहाँ पे आएंगे आर्थ्रोपोडा का क्लास, फिर मोलस्का भी आ गया यहाँ पे, फिर इकाइनोडर्मेटा, यानी कि ये अदर एनिमल्स में आते हैं। इन सब का नंबर मिला के ये सिर्फ 2nd नंबर पे आते हैं। इसके बाद है मोलस्कन्स एंड देन क्रस्टेशियंस। समझ आ गया बेटा आपको? तो यहाँ पे सबसे बड़ा है इंसेक्ट, 2nd नंबर पे है सभी एनिमल्स, फिर आता है मोलस्कन्स एंड देन ये इसका नंबर है। अगर इसी को हम पाई चार्ट में बताएंगे, इसी को हम पाई चार्ट में बताएंगे तो कैसे बताएंगे आप? फॉर एग्जाम्पल ये इनका पाई चार्ट है, मे भी पाई चार्ट आ सकता है एग्जाम में, वो ऐसे ऐसे देंगे, वहां पे बोले ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो इसमें मोर देन 70% जो है दे आर इंसेक्ट्स, मोर देन 70% जो है वो इंसेक्ट्स हैं। ये जो है कॉलम ये ऑल इंसेक्ट्स का है, दिस इज द इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये इंसेक्ट्स होंगे इसमें। इसके बाद ऑल अदर एनिमल्स, ऑल अदर एनिमल्स आएंगे यहाँ पे, इनका एक अलग सा बनाएंगे हम, ये इसमें आते हैं अदर एनिमल्स। बाकी क्या बचा यहाँ पे? मोलस्कन्स, मोलस्कन्स आते हैं थोड़ा इससे ज्यादा, ओके। तो पाई चार्ट करेक्ट होना चाहिए, इसलिए ये देखो करेक्ट। ये जो है पूरा इंसेक्ट्स का है, यहां से लेकर यहां तक के इंसेक्ट इंक्लूड करता है। इसके बाद सबसे लास्ट पे 4th नंबर पे ये क्या है? क्रस्टेशियंस। फर्स्ट कौन आया था? इंसेक्ट्स। बाकी 2nd नंबर पे अदर्स एंड 3rd नंबर पे क्या बचा यहां पे? मोलस्कन्स। याद रखना ये मोलस्कन्स है, क्रस्टेशियंस है, ऑल अदर ये फर्स्ट इंसेक्ट्स। तो ये इसका प्रॉपर पाई चार्ट हो गया, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे। जब वर्टिब्रेट्स में हम देखेंगे तो वर्टिब्रेट्स में इसने क्या दिया? सबसे पहले फिशेस, ठीक है, पाइसेस। इसके लिए बेटा आप देखो फार्मूला याद रखोगे, FB राम, FB राम, इसके लिए फार्मूला याद रखोगे। कैसे? फिशेस आर मोर देन बर्ड्स, बर्ड्स आर मोर देन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स आर मोर देन एम्फीबियन, एम्फीबियन आर मोर देन मैमल्स। तो सबसे ज्यादा जो है वो फिशेस हैं। फिशेस के बाद बर्ड्स हैं, बर्ड्स के बाद है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद है एम्फीबियनस, एम्फीबियन के बाद आते हैं मैमल। ये इनका नंबर है। तो जब मैं इसको पाई चार्ट में डालूंगा, यहां पे ये इनका पाई चार्ट है, तो सबसे ज्यादा जो है फिशेस का नंबर है यहां पे। तो फिशेस को हम लिखेंगे नियर अबाउट मोर देन 50% आर पाइसेस। ये जो है दीज आर द फिशेस। फिशेस का नंबर जो है दैट इज नियर अबाउट, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, 28,000 स्पीशीज। बाकी जितना बचा 2nd नंबर पे आते हैं बर्ड्स, 2nd नंबर पे आते हैं बर्ड्स। जब मैं बर्ड्स का लिखता हूं तो ये बर्ड्स का नंबर है, इसमें आएंगे बर्ड्स। बाकी क्या बचा? 3, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। मैमल्स सबसे कम है, बर्ड्स के बाद है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का जब हम नंबर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, बर्ड्स का थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, ये बर्ड्स हैं। इसके बाद दीज आर द मैमल,
सबसे कम और फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ये एम्फीबियंस है और ये रेप्टाइल्स हैं। देन मैमल्स। देखो रेप्टाइल्स एंड मैमल्स में आपको फर्क कम दिखता है, ठीक है। इनमें सिर्फ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं मैमल्स की बात करूंगा तो मैमल्स में तकरीबन 6,500, यहाँ पे 4,650 स्पीशीज है और इसका नंबर जो है 4,750 स्पीशीज। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको पाई चार्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रही है, ठीक है। दैट मीन्स ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए रेप्टाइल्स एज कम्पेयर टू मैमल्स। तो इसको करेक्ट करने के लिए आप बर्ड्स का नंबर थोड़ा सा बढ़ाओ। अब डिफरेंस हो गया इसमें ओके। चलो ये पॉइंट याद रखना, फिशेस सबसे ज़्यादा है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन ऐसे देख सकता है कि आप मुझे बोलो ऑर्डर, नंबर बताना है आपको, डेटा बताना है आपको इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्टेब्रेट्स। अगर उसने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्टेब्रल स्पीशीज, नंबर आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स जैसे आप आगे आगे जा रहे हो नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये जो मैंने दिखा है दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे आप आगे आगे जा रहे हो ये कम होता जा रहा है। अगर इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया है तो सबसे पहले आपको दिखाना है मैमल्स और लेस इन नंबर देन एम्फीबियन। एम्फीबियन का स्पीशीज कम है रेप्टाइल से, रेप्टाइल का कम है बर्ड से, बर्ड्स का कम है फिशेस से। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स जैसे आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाओगे, दूसरे से तीसरे स्टेप पे जाओगे, तीसरे से चौथे स्टेप पे जाओगे तो आपका नंबर जो है वो बढ़ना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे आप आगे जाओगे नंबर बढ़ना चाहिए, जैसे आप आगे जाओगे नंबर जो है वो बढ़ना चाहिए और जो लास्ट पे आप स्पीशी लिखोगे उसका नंबर सबसे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर वहां पे आएगा, उसने आपको लिखा क्वेश्चन में आया है डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ किसके, वर्टिब्रेट स्पीशीज के नंबर का, नंबर ऑफ वर्टिब्रेट स्पीशीज। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप जब एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाओगे स्पीशी का नंबर डिक्रीज होना चाहिए। तो वहां पे सबसे पहले आएगा फिशेस, एम्फीबियन बर्ड्स, देन रेप्टाइल्स, देन एम्फीबियन, देन मैमल। दैट मीन्स जैसे आप आगे आगे जाओगे, जब आपने स्टार्ट किया तो वो सबसे ज्यादा नंबर होना चाहिए, फिर आगे जाके नंबर जो है वो कम होना चाहिए। दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझ आ गया आपको? डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे पूछा जाएगा तो आंसर करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा तो ऐसे आंसर करना। सेम इज द केस इन हियर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा तो सबसे पहले कौन आएगा, क्रस्टेशियंस, लास्ट पे कौन आएगा, इंसेक्ट्स। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे पहले इंसेक्ट्स are more than other animals, are more than molluscs, are more than crustaceans। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर इसको खुद बनाना। समझ आ गया आपको? इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने अभी बोला, जो आप पहले सबसे बड़ा लिखना है, उससे छोटा लिखना है, उससे छोटा लिखना है, देन सबसे छोटा लिखना है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ है। अब हम आएंगे एनिमल स्पीशी, हो गया ये क्लियर, इसको नोट करना है। और अब हम आएंगे प्लांट स्पीशी पे जो मोर देन 22% है। जल्दी से ले इसका स्क्रीनशॉट। शाबाश, हो गया। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे बन सकते हैं जो मैंने ये फ्लो चार्ट बताया आपको। खासकर इस पे ध्यान देना, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। अब हम बात करेंगे प्लांट स्पीशीज की। प्लांट स्पीशीज कितना है, मोर देन 22%। इस मोर देन 22% में जब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा
स्पीशीज जो है वो एंजियोस्पर्म्स की है। अभी मैंने पहले प्रीवियस में बोला, अभी जो मैंने पॉइंट लिखा था, मैंने वहाँ पे लिखा था आपको कि फंजे आर मोर डाइवर्स, लेकिन फंजे को उस टाइम हमने कंपेयर किया था कॉर्डेट्स के साथ, एनिमल्स के साथ। यानी कि अगर हम एनिमल्स के 4 ग्रुप मिलाएंगे, ठीक है, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस एंड मैमल्स, वो कम पड़ेंगे किसके सामने, फंजे के सामने। वो मैंने नंबर बताया था। लेकिन अगर हम फंजे और आपस में करेंगे इनके साथ कंपेयर एंजियोस्पर्म के साथ, तो यहां पे फर्स्ट नंबर पे आएगा एंजियोस्पर्म। एनसीईआरटी में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है इसमें, ठीक है, एंजियोस्पर्म। मैं फिर भी इसको क्लियर करके आपको बोलूंगा, लेकिन वैसे ही यहां पे एंजियोस्पर्म है पहले नंबर पे, एंजियोस्पर्म्स। देन सेकेंड नंबर पे है फंजे। देन थर्ड डाइवर्स जो है वो है एल्गे। ओके, देन फोर्थ वन इज द मोसिस, दीज आर द स्मॉल सिंपल प्लांट्स, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज द फर्नस, एंड सिक्स्थ वन इज द लाइकन्स, स्मॉल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो अब यहां पे जिम्नोस्पर्म्स इसने इंक्लूड नहीं किया है, हालांकि वो भी आना चाहिए, लेकिन इसने यहां पे बताया है डेटा। तो सबसे ज्यादा नंबर किसका है, एंजियोस्पर्म्स का। अगर हम इसका फ्लो चार्ट लेंगे, ये सॉरी पाई चार्ट, पाई चार्ट में इसने ऐसे बताया है, थोड़ा सा माइन्यूट गैप रखा है। ये सेंटर में आना चाहिए, ये करो, चलेगा। ओके, ये इसने बताया है फंजे, और ये बताया है इसने एंजियोस्पर्म्स। ये इसने बताया है एंजियोस्पर्म्स। बाकी जो बीच में बचा है, नंबर थर्ड पे एंजियो पे आ गया, फर्स्ट पे, सेकंड पे फंजे, थर्ड इज द एल्गे। यहां पे इसने नंबर बताया है एल्गे का, दिस इज द एल्गे। ओके, फिर मोसिस, एंड देन सबसे कम ये मोसिस है, एंड दिस इज द लाइकनस। 1 2 3 4 5 6 फर्नस, फर्नस, एंड ये है लाइकनस। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे ये, फिफ्थ पे फर्नस, एंड सिक्स्थ पे लाइकनस, ठीक है। तो यहां पे फर्नस जो है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करेंगे ऐसे, ठीक है। लाइकनस नंबर 6 पे आएंगे, ये नंबर जो है इनका सबसे कम होगा ऐसे, ठीक है। तो ये लाइकन का नंबर हुआ आपका, ये, ठीक है, और ये आपका एल्गे, ठीक है, ये आपका फंजे, मोसिस एंड फर्नस। इस तरह से आप इसको अगर हम लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे आप इसको, शाबाश, इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे जैसे आप आगे जाओगे नंबर बढ़ेगा। सबसे पहले आपको लिखना है लाइकन्स आर लेस, हाँ इसका ध्यान रखना है, लाइकन्स कम है, यहां पे साइन चेंज करना है। देन फर्नस, फर्नस आर लेस देन मोसिस, मोसिस आर लेस देन एल्गे, आर लेस देन फंजे, आर लेस देन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताऊंगा,
डिक्रीजिंग ऑर्डर में सिंपली आएगा, पहले आएगा एंजियोस्पर्म्स मोर देन दैट ऑफ द फंजाई, मोर देन दैट ऑफ द एल्गे, मोर देन मोसिस, मोर देन फर्नस, मोर देन लाइकन्स। ये चीज याद रखना, एग्जाम में ऐसे भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, डेटा याद रखने के लिए। या पाई चार्ट देंगे, बोलेंगे बोलो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है, ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये था स्पीशीज के बारे में, क्लियर। प्लांट स्पीशीज के बारे में मैंने आपको बोला, पाई चार्ट वगैरह क्या है। एनिमल्स में बोला मैंने आपको सेपरेट इनवर्टिब्रेट कितना है, वर्टिब्रेट कितना है, ठीक है। तो इसको आप नोट करो। अब हम आएंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। हो गया, चलो ना इंडिया की बात आएंगे। अब ये वर्ल्ड के ऊपर था डेटा, वर्ल्ड के बारे में। नाउ अब हम आएंगे इंडिया में। देखो बेटा, इन इंडिया में डेटा आपको थोड़ा सा याद रखना है। कहा जाता है कि जो इंडिया है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इसकी लैंड है, इंडिया के अंदर जो लैंड है, ये टोटल बनाता है 2.4, ठीक है, परसेंट। टोटल लैंड 2.4%। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ग्लोब है, ये पूरा अर्थ है, अर्थ का ये लैंड है, सरफेस है, इसमें अपना इंडिया बनाता है सिर्फ 2.4, बाकी जो है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है। समझ आया आपको? तो ये जो लैंड है हमारी, यहाँ पे इतनी लैंड है, सरफेस एरिया, यानी कि हमारा इंडिया जो है ये कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 2.4% लैंड टोटल इस वर्ल्ड के अंदर। लेकिन इतना एरिया कम होने के बावजूद भी हमारा इंडिया जो है वो बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन करता है 8.1%, ठीक है। 8.1% जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है इन स्पीशीज, यानी कि 8.1%। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरे वर्ल्ड में 100% स्पीशीज डिस्कवर हो चुके हैं, उसमें से 8.1% हमारे इंडिया का है। लैंड कम होने के बावजूद भी इंडिया जो है वो इतना सारा कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, 8.1%। इसीलिए इंडिया को कहा गया है दिस इज वन ऑफ द मेगा कंट्री, यानी कि 12 मेगा कंट्रीज में से एक मेगा कंट्री हमारी इंडिया है। 1 आउट ऑफ 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज। अभी 12 कंट्रीज को ये नाम मिला है मेगा डाइवर्स, यानी कि कम लैंड होने के बावजूद भी डाइवर्सिटी वहां पे बहुत ही ज्यादा रहता है, तो उसमें अपना इंडिया का भी नंबर आता है, ठीक है। कहा जाता है इंडिया के अंदर अभी तक जो स्पीशीज जो है डिस्कवर हो चुके हैं प्लांट स्पीशीज, वो है 45,000 प्लांट स्पीशीज। और एनिमल स्पीशीज जो है दैट इज ट्वाइस, एनसीईआरटी लिखते हैं ट्वाइस द नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज डिस्कवर है एनिमल स्पीशीज। अगर हम ट्वाइस की बात करेंगे दैट इज 90,000 एनिमल स्पीशीज। ये इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, डिस्कवर्ड स्पीशीज, जो स्पीशीज अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आया था यहां पे भी रॉबर्ट मे ने बोला कि जो रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन था 7 मिलियन ऑफ स्पीशीज, उसमें का सिर्फ ओनली 22% जो है वो डिस्कवर हो चुका है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बोला जो रॉबर्ट मे का जो एस्टिमेशन था वो कितना था, 7 मिलियन। ये एस्टिमेट था, इसका एस्टिमेट मीन्स ये इसने बताया था कि इतने स्पीशीज हैं, लेकिन इतने स्पीशीज में से 7 मिलियन में से ओनली जो डिस्कवर हो चुका है वो कितना है, ओनली 1.5 मिलियन वो डिस्कवर हो चुका है। दैट मीन्स ये जो 1.5 है ये इसका 22% है। अगर हम इसको कंसिडर करेंगे 100%, इसका 22% क्या बनता है, 1.5 मिलियन।
क्लियर? तो इस 1.5 मिलियन में हमारे इंडिया के अंदर 45,000 प्लांट स्पीशीज डिस्कवर हो चुके हैं और ट्वाइस द नंबर, यानी कि जो एनिमल का स्पीशी है वो डबल है देन दैट ऑफ द प्लांट स्पीशीज। 45 मल्टीप्लाई बाय 2 इज द 90,000। ठीक है, तो इसके बाद यहां पे हम बोल सकते हैं कि अभी भी इंडिया में बहुत सारे स्पीशीज ऐसे हैं जो अभी तक फाउंड करना बाकी है। यानी कि तुम्हारी एनसीईआरटी लिखती है कि मोर देन 1 lakh plants and more than 3 lakh animal species जो है ये अभी डिस्कवर होना बाकी है। डिस्कवर येट टू बी डिस्कवर, इनको अभी ढूंढना बाकी है, अभी इनको फाउंड करना बाकी है। नहीं, इतने स्पीशीज इंडिया में। समझ आ गया आपको बेटा? क्लियर? बस इतना डेटा आपको याद रखना है इंडियन की डाइवर्सिटी में। सिंपल 4-5 बातें याद रखनी है। इंडिया का जो टोटल लैंड कॉम्प्रोमाइज करता है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, दैट इज 2.4%। 2.4% में से हमारा इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 8.1% ऑफ स्पीशीज टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, आउट 1, इसलिए हमारे इंडिया को बोलते हैं 12 मेगा कंट्रीज में से हमारा इंडिया भी एक है। इंडिया में अगर हम प्रेजेंट डेटा बताएंगे जो डिस्कवर हो चुके हैं स्पीशीज, 45,000 प्लांट स्पीशीज हैं और 90,000 जो है वो एनिमल स्पीशीज, यानी कि ट्वाइस दैट ऑफ द प्लांट स्पीशीज एनिमल स्पीशीज डिस्कवर हो चुके हैं। रॉबर्ट मे ने जो एस्टिमेशन बताया था कि 22% डिस्कवर हो चुके हैं स्पीशीज, किसमें से जो इसने एस्टिमेट दिया है कि 7 मिलियन इसका एस्टिमेट था, 7 मिलियन में सिर्फ 1.5 अभी तक डिस्कवर है। ये 7 मिलियन अगर हम कंसिडर करेंगे 100% तो इसका ये बनता है 22%। 1 लाख प्लांट स्पीशीज और 3 लाख एनिमल स्पीशीज अभी भी डिस्कवर होना बाकी है हमारे इंडिया में। तो फिर आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो हमारा नेचर है, ये जो हैबिटेट है, हमारी जो अर्थ है, धरती है, इट इज जस्ट लाइक द लाइब्रेरी। आपने इसको हम बोलते हैं नेचर्स लाइब्रेरी, इसको हम बोलते हैं नेचर्स लाइब्रेरी। नेचर्स लाइब्रेरी में इतने सारे अभी भी डिस्कवरीज होना बाकी हैं स्पीशीज का कि आप अभी उनका अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कितने अभी स्पीशीज डिस्कवर होना बाकी है, कभी कितना काम चल रहा है, अभी कितना रिसर्च चल रहा है स्पीशीज डाइवर्सिटी पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि जो अभी स्पीशीज बाकी आने के हैं, ये डर लगता है बायोडाइवर्सिटी को कि शायद वो डिस्कवर होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। क्लियर? यानी कि एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें कुछ बुक्स ऐसे भी हैं जिनका अभी टाइटल भी नहीं दिया है किसी ने, यानी कि जिनको अभी देखा भी नहीं है किसी ने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लाइब्रेरी पहले ही खत्म हो जाए, कि ये बुक्स पहले कोई पढ़े, उससे पहले, पढ़ने से पहले ये बुक्स जो है ये जल के राख हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो इन स्पीशीज का जो एक्सटेंशन हो रहा है, जो इन स्पीशीज का खात्मा हो रहा है, वो एक हाई रेट पे हो रहा है। समझ आ गया आपको? तो इसलिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि जो नेचर की लाइब्रेरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सटेंशन रेट जो है, यानी कि इन स्पीशीज को यहाँ पे आप इतने हाई रेट से एक्सटेंड करते हो, इतने हाई रेट से इनको आप मतलब वैनिश करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो स्पीशीज अभी होना बाकी है, डिस्कवर होना बाकी है, वो डिस्कवर होने से पहले ही उनको हम देख न सके, वो हमसे चले जाए दूर। ठीक है, यानी कि इसमें हमें ये चीज़ मालूम पड़ता है कि हमें अपनी डाइवर्सिटी को बढ़ाना है, हमें अपनी डाइवर्सिटी को सपोर्ट करना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करना है। क्योंकि अभी हमने देखा है कितने मिलियन ऑफ स्पीशीज जो है अभी तक होना बाकी है। यानी कि जो एस्टिमेट दिया है इसने 7 मिलियन, उसमें से सिर्फ 22% अभी डिस्कवर हो चुका है, बाकी जो है नियर अबाउट 80%, 78% वो अभी होना बाकी है। इसलिए हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करना है, अपनी बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना है जितना हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हो जाए। ओके, टेक केयर।